Hello friends, how are you? Welcome to our channel Education Minister. Today we are going to discuss the best Christmas present in the world, chapter first, 8th class, English. आज हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि अगर आपने इसकी समरी इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ओपन करके आप उस वीडियो को देख सकते हो या हमारे चैनल के ऊपर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हो। तो थोड़ा सा जर्नली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लेसन किसके ऊपर है। यह लेसन फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्टोरी के ऊपर है, जो कि जैसे ही यह लेसन ऑथर जब किसी एक जंक शॉप में जाता है तो वहाँ पर उसको एक डेस्क के अंदर लेटर मिलता है और उस लेटर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे सोल्जर्स उस टाइम पे क्रिसमस के दिन एक दूसरे के साथ पार्टी बनाते हैं दुश्मन होते हुए भी, और ये सब चीज़ें एक सोल्जर ने अपनी वाइफ को एक लेटर में लिखी थी। तो इसी लेटर को इस लेसन में क्या कहा गया है, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और उसकी वाइफ ने वह लेटर अपने डेस्कटॉप में रख दिया और वह डेस्कटॉप उसको कहाँ पर मिला, एक कबाड़ की दुकान में तहस नहस हुआ। तो यह मैंने आपको जनरल मोटी मोटी स्टोरी बताई है फ्रेंड्स। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। तो ऑथर को जंक शॉप कबाड़ की दुकान में क्या मिला। The author found a very old 19th century roll top desk in a junk shop. It was made of oak. It was in a very bad condition. The roll top desk was broken into several pieces. One of the legs was clumsily mended and there were such scorch marks down one side. ऑथर को वहाँ पर एक 19th सेंचुरी का पुराना रोल टॉप मीन्स ऊपर से घूमने वाला डेस्क मिला जंक शॉप मीन्स कबाड़ की दुकान में। इट वाज मेड ऑफ ओक। यह किस चीज़ का बना हुआ था फ्रेंड्स, ओक की लकड़ी का। यह बहुत बुरी स्थिति में था और यह बहुत टुकड़ों में टूटा हुआ भी था और एक इसकी लेग बहुत ही बुरे तरीके से ठीक की गई थी, मतलब अच्छे ढंग से इसको ठीक नहीं किया गया था और उसके ऊपर निशान भी थे, बहुत सारे निशान भी पड़े हुए थे। What did he find in a secret drawer? What do you think had it put it in there? तो उसको लेसन के अकॉर्डिंग उस ऑथर को इस डेस्क में एक सीक्रेट ड्रॉवर मिला था, तो उसमें उसको क्या मिला और आप क्या सोचते हो कि वह किसने रखा होगा। तो लेसन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लेसन को पढ़ा था, उसको सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर उसने क्या मिला था, एक टिन बॉक्स, और टिन बॉक्स के अंदर उसको क्या मिला था, एक लेटर, और जो कि जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को लिखा था, जो कि जिम मैकफर्सन क्या था, एक सोल्जर था जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिसने फाइट की थी। In a secret drawer of roll top desk, the author found a small tin box. There was a piece of lined note paper sellotaped to its top. तो इसके एक सीक्रेट मतलब जो सीक्रेट था, गुप्त एक डेस्क था, ड्रॉवर, डेस्क के अंदर ड्रॉवर था, मतलब खाना था, जहाँ पर उसको क्या मिला, एक टिन बॉक्स मिला और वहाँ पर इसको क्या मिला, एक लेटर जिसके ऊपर सेलो टेप लगा रखी थी इसके ऊपर। और यह इट हैड जिम्स लास्ट लेटर, और यह किसका, जिम का आखिरी लेटर था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, यह जनवरी 25, 1915 को मिला था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स रिटन ऑन इट, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, यह भी मेरे साथ दफनाया जाए जब समय आए। मोस्ट लाइकली इट वॉज पुट देयर बाय मिसिज जिम मैकफर्सन हु वाज जिम्स वाइफ, और पक्का यह किसने रखा होगा, जिम मैकफर्सन की पत्नी ने, जो कि जिम की वाइफ थी। हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवलप
इनसाइड द बॉक्स, जिसका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ था और उसका एड्रेस इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था जिसके अंदर यह लेटर डला हुआ था। एनवलप मीन्स जो लिफाफा जिसके अंदर हम लेटर को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन? तो यह लेटर किसने लिखा और किसको और कब? जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी मैकफर्सन ऑन December 26, 1914। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? यह जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी कोनी मैकफर्सन को लिखा। यह लेटर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को लिखा, कोनी मैकफर्सन को 26 दिसंबर 1914 को। Why was the letter written? What was the wonderful that had happened? तो लेटर क्यों लिखा गया और क्या वंडरफुल चीज उस लेटर के अकॉर्डिंग हुई थी? जिम wrote the letter to tell his wife about a wonderful thing that had happened on Christmas Day। जिम ने लेटर लिखा था अपनी पत्नी को वह वंडरफुल थिंग को बताने के लिए जो कि क्रिसमस डे के ऊपर हुई थी। The British and the Germans were engaged in a war, yet on this day both the troops met in no man's land। It was a thing of wonder because right in the middle of a war, the warring soldiers were making peace। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? जो ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स थे, ब्रिटिश और जर्मन सिपाही थे, वो एक दूसरे के साथ तब युद्ध लड़ रहे थे। और उस दिन नो मैंस लैंड का मीनिंग क्या हुआ? दोनों टुकड़ियां, नो मैंस लैंड मतलब बॉर्डर के आर पार जहाँ पर जगह होती है किसी की भी नहीं होती। दोनों तरफ बॉर्डर के आर पार क्या होती है? जगह होती है जो कि किसी की नहीं होती, कॉमन प्लेस होता है। यह बहुत अद्भुत बात थी कि लड़ाई के समय क्रिसमस डे के दिन वो एक दूसरे के साथ शांति बना रहे थे और इसी के बारे में जिम ने अपनी वाइफ को लेटर में लिखा था। यह अद्भुत बात। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? तो हैंस वोल्फ क्या था? एक जर्मन सोल्जर। और जिम मैकफर्सन कौन था? एक ब्रिटिश सोल्जर जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, जिसका इस लेसन के अंदर जिक्र किया गया है। तो वो है मतलब सिपाही बनने से पहले वो क्या जॉब करते थे? सिपाही मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर मोस्टली पीपल्स को जो कि यंग थे उनको युद्ध में ले जाया जा रहा था। कोई भी मतलब कोई भी आदमी हो, कोई भी काम करता हो, उसको ले जाया जा रहा था। हैंस वोल्फ वाज फ्रॉम डुसेल्डोर्फ। हैंस वोल्फ कहाँ से था? डुसेल्डोर्फ से था, जो कि एक प्लेस का नाम है। ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। और वह क्या करता था? ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो बजाता था। सेलो एक संगीत का वो है फ्रेंड्स यंत्र। मीनिंग यह क्या है कि यंत्र। जिम मैकफर्सन वाज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट। और जिम मैकफर्सन कौन था? एक स्कूल का टीचर था जो कि डोरसेट का रहने वाला था। हैड हैंस वोल्फ इवन बीन टू डोरसेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? नंबर 4 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्या जो हैंस वोल्फ था कभी डोरसेट गया था और उसने ऐसा क्यों कहा था? No, Hans Wolf had never been to Dorset. He had learned all about English from school and from reading books in English. तो वह वहाँ पर नहीं गया था। उसने यह सब कुछ इंग्लैंड के बारे में और स्कूल के बारे में बुक्स के अंदर पढ़ा था, इंग्लिश की बुक्स के अंदर। और वाई डिड ही से ही न्यू इट? और वह ऐसा क्यों कह रहा था कि वह जानता था? क्योंकि वह उसने बुक के अंदर पढ़ा था। नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस? क्या आप सोचते हो कि जिम मैकफर्सन वार से वापस आया होगा? हाउ डू यू नो दिस? अगर आया था या नहीं, आप इसके बारे में कैसे जानते हो?
No, it is most likely that Jim McPherson did not came back from the war. नहीं, वो वार से वापस नहीं आया. In the sellotaped notepaper it was written that letter was Jim's last letter. और उस सेलोटेप्ड लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था कि जिम का लास्ट लेटर, मतलब जिम ने उसे अंतिम लेटर यही लिखा था, उसके बाद कोई लेटर नहीं लिखा. इसका मीनिंग वो वापस नहीं आया. कोनी मैकफर्सन डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर फ्रॉम हिम. अब कोनी मैकफर्सन को उससे कोई भी लेटर नहीं मिला. इट इंडिकेट्स जिम मैकफर्सन डिमाइज. इसका मतलब क्या हुआ, जिम मैकफर्सन युद्ध में शहीद हो गया, युद्ध में उसकी शहीद हो गया. द इंसिडेंट टुक प्लेस अराउंड द अर्लियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार वन इन विच द जर्मन्स हैड बीन विक्टोरियस, विच इम्प्लाइज द defeat of the British and demise of Jim McPherson. इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ, जिसमें जर्मन विजयी रहे थे. किसके ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर. मतलब जर्मनी वाले सोल्जर्स जीत गए थे ब्रिटिश को हरा करके. इसका मतलब जिम मैकफर्सन भी उस लड़ाई में शहीद हो गया होगा. Why did author go to Bridport? तो author Bridport क्यों गया? The author went to Bridport because that was the address where Mrs. McPherson lived. फ्रेंड्स, वह लेटर पढ़ने के बाद वह जानना चाहता था कि उसकी वाइफ अब भी जिंदा है और वह कहाँ पर रहती है, तो इसलिए वह ब्रिडपोर्ट गया. उस लेटर के ऊपर उसका एड्रेस लिखा हुआ था. द एड्रेस ऑन द लेटर रीड मिसिज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट एंड डोरसेट. इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जो लेटर के ऊपर उसने एड्रेस पढ़ा था वो क्या था, मिसिज जिम मैकफर्सन लेडीज का नाम, 12 कॉपर बीचेज प्लेस का नाम जो कि कहाँ पर थी, ब्रिडपोर्ट और डोरसेट में. ही वांटेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर. और वह इस लेटर को उसे वापस देना चाहता था. तो वह उस प्लेस पे किस लिए गया, उस लेटर को वापस देने के लिए. हाउ ओल्ड वाज मिसिज मैकफर्सन नाउ, वेयर वाज सी. तो अब मिस मैकफर्सन थी, जो मिसिज मैकफर्सन थी, वह कितनी बूढ़ी हो गई थी और वह कहाँ थी. मतलब इस लेसन के अकॉर्डिंग जब ऑथर उसको मिला तो वह कितनी बूढ़ी हो गई थी, उसको वह कहाँ मिली थी. मिसिज मैकफर्सन वाज ए 101 ईयर ओल्ड. शी वाज इन ए नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरकेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, कि वह अब 101 ईयर की हो चुकी थी. सी वाज इन ए नर्सिंग होम. अब वह एक नर्सिंग होम में, जहाँ पर मतलब अनाथ आश्रम में रह रही थी, इन बर्लिंगटन हाउस में. बर्लिंगटन हाउस किसी बिल्डिंग का नाम है. ऑन द डोरकेस्टर रोड पे है जो कि, और टाउन के दूसरी तरफ है. डोरसेट में, ब्रिडपोर्ट में टाउन के दूसरी तरफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज. तो हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक, तो कोनी मैकफर्सन जो कि उसकी वाइफ थी, उसने क्या सोचा था कि वह विजिटर कौन था. कोनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम. जब ऑथर उसको मिलने गया तो उसने क्या सोचा कि वह उसका हस्बैंड था, वह उसका हस्बैंड है. Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity. तो इस टेक्स्ट में विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट, हाँ, इस लेसन में कौन सा टेक्स्ट है जो कि शो करता है कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाया था. द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज I explained about the desk
अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? जो ये लेसन में लाइन्स थी यह बताती हैं कि ऑथर अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा रहा था और वह उसको सच सच बता रहा था कि मैं डेस्क के बारे में बता रहा था कि मेरे को कैसे वह मिला, लेकिन मेरे को लगा कि वह मुझे नहीं सुन रही थी क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और एकदम से सरप्राइज्ड हो गई थी। वह तो यही सोच रही थी कि उसका हस्बैंड दोबारा आ गया। क्रिसमस का दिन था, उसने लेटर में लिखा था कि मैं वापस आऊँगा। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कितने लंबे समय तक कोनी ने जिम का लेटर अपने पास रखा होगा और इसका रीज़न दो। Connie must have kept Jim's letter for a long time. This is because she told the narrator how she read it quite often every day so that she could feel that Jim was near her. इसमें बताया गया है कि फ्रेंड्स को उसने काफ़ी लंबे समय तक अपने पास उसको रखा होगा क्योंकि उसने उसको बताया था कि वह इसको बार बार पढ़ती थी, हमेशा पढ़ती थी, ताकि वह जिम को अपने पास, इसको पढ़ के वह जिम को अपने पास महसूस करती थी। Why do you think the desk had been sold and when? तो आप क्या सोचते हो कि डेस्क बेच दिया गया होगा और कब? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि डेस्क बेच दिया होगा और कब? द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कॉनी मैकफर्सन लिव्ड हैड कोट फायर, सी वाज टेकन टू ए नर्सिंग होम। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? जब ऑथर उसके घर गया था तो उसको उसका घर कैसा मिला था? जला हुआ, जो कि बर्बाद हो चुका था। और इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? वो डेस्क तभी बेचा गया होगा जब उसके घर को आग लगी थी और अब वह एक नर्सिंग होम के अंदर रह रही थी। ऑल द बर्नट अप थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड आफ्टर दैट। और सभी जली हुई चीज़ें या बची हुई चीज़ें बेच दी गई होंगी उस समय, उसके बाद। वाई डू जिम एंड हेंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? क्यों जिम और जो हेंस वोल्फ थे, दोनों सोल्जर्स, ऐसा मानते थे कि गेम्स और स्पोर्ट्स ही अच्छा रास्ता है दो विवादों को सुलझाने के लिए? क्या आप इस बात से एग्री हैं? यस, जिम एंड हेंस thought that games or sports are good ways of resolving conflicts because nobody dies in matches. इसका मीनिंग क्या हुआ? जिम और हेंसवोल्फ का जो यह मानना था कि सबसे अच्छा रास्ता है गेम्स खेलो एक दूसरे को, विवादों झगड़ों को मिटाने के लिए, तो क्योंकि इसके अंदर कोई भी नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता। एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी इसमें विधवा नहीं होती। ड्यू टू दिस रीजन गेम्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इसीलिए गेम्स अच्छा रास्ता है विवादों को निपटाने के लिए। वार्स ओनली लीड टू डेथ एंड डिवास्टेशन, वार्स की वजह से सिर्फ मृत्यु और तबाही ही होती है। Do you think the soldier of the two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the story to support your answer. क्या आप सोचते हो कि जो सोल्जर्स थे इस स्टोरी के, वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे? कैसे मिलते जुलते थे और वो कैसे एक दूसरे से अलग थे? इस स्टोरी में जो एविडेंस सबूत दिए गए हैं, क्लूज दिए गए हैं, वह इसके अंदर आंसर में मेंशन करें। The soldier of the two armies were like each other. Below are some instances from the story to prove. तो यह कुछ इंस्टेंसेस हैं, कुछ लाइन हैं जो कि इस बात को प्रूव करती है कि वो एक दूसरे से जैसे थे। बोथ द आर्मीज सेलिब्रेटेड क्रिसमस, दोनों आर्मी क्या करती थी? दोनों आर्मी ने क्या किया था? क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था। बोथ द आर्मीज शेयर देयर फूड एंड स्पेंड टाइम टुगेदर इन स्मोकिंग, लाफिंग, टेकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। दोनों आर्मीज ने अपना खाना पीना एक दूसरे के साथ शेयर किया, धूम्रपान किया, हंसे बोले और
ड्रिंकिंग भी की। दे प्लेड ए फुटबॉल मैच एंड एग्रीड दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स में बी रिजॉल्व्ड बाय फुटबॉल मैच। वे दोनों एक दूसरे के साथ फुटबॉल मैच खेला और वे दोनों एक बात के ऊपर एग्री हुए कि हमें लड़ाई झगड़े को फुटबॉल मैच खेल के सुलझा लेना चाहिए। दे एग्रीड अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वार एंड लॉन्ग्ड पीस। और वह जो युद्ध के नेगेटिव एस्पेक्ट्स, जो युद्ध के नकारात्मक रिजल्ट्स आते थे उसके ऊपर एग्री थे कि दोनों नेगेटिव मानते थे वार के, और एंड लॉन्ग्ड पीस और शांति की इच्छा करते थे। दे एक्सचेंज कैरोल्स एंड होप्ड टू यूनाइट विद द फैमिलीज अगेन। तो उन्होंने क्या किया, अपने कैरोल्स को मतलब शराब को एक दूसरे के साथ चेंज किया। कैरोल्स क्या थी, वहाँ की शराब। एंड होप टू यूनाइट विद द फैमिलीज अगेन, और वे भी इच्छा कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि वे भी फैमिलीज के साथ दोबारा मिलेंगे। मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। और वे सब रास्ते मेंशन करें फ्रेंड्स, जब ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बन चुके थे और उनके अंदर कॉमन चीज़ें थी क्रिसमस के ऊपर। The British and the German troops celebrated Christmas with each other. They enjoy each other's food. उन्होंने एक दूसरे का खाना एक दूसरे के साथ शेयर किया। All of them were smoking. सभी धूम्रपान कर रहे थे, हंस बोल रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे। Hans Wolf and Jim McPherson shared the cake Connie had baked. जो कोनी ने केक बनाया था, जिम मैकफर्सन ने और हैंस वोल्फ ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। और उन्होंने एक दूसरे के साथ जो किताबें में पसंद करते थे वो भी डिस्कस की, और वे भी हर बात के ऊपर एक दूसरे से एग्री हो रहे थे। बोथ द ट्रूप्स प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड। और दोनों ट्रूप्स ने, दोनों सैनिक की टुकड़ियों ने एक दूसरे के साथ फुटबॉल का एक गेम खेला और उनके लिए हैंस और जिम चीयर कर रही थी। क्लैप हैंड्स, ताड़ियां बजा रहे थे, एंड स्टैम्प्ड फीट, और पैरों को थपथपा रहे थे। दे आल्सो एक्सचेंज्ड कैरोल्स एट नाइट। उन्होंने शराब भी एक दूसरे के साथ शेयर की। इन दिस वे दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। और इसी तरह से उन्होंने क्रिसमस को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया। फाइंडिंग ए लॉट इन कॉमन बिटवीन देम। और इसी तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलती है उनके बीच में। तो हम कह सकते हैं वे एक जैसे ही थे। वट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो कोनी का क्रिसमस का प्रेजेंट क्या है और वह क्यों बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वर्ल्ड में। व्हेन द नरेटर केम टू सी कोनी एंड गेव हर द बॉक्स, सी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम। सी थॉट दैट जिम हैड कम फॉर क्रिसमस। तो जब वह नरेटर या ऑथर जब कोनी को देखने के लिए गया, उसको बॉक्स देने के लिए गया, तो उसने गलती से उसे अपना हस्बैंड समझ लिया था और उसने सोचा कि वह क्रिसमस पे घर आ गया है। दिस वाज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट। और यह कोनी के लिए क्रिसमस का प्रेजेंट था, उपहार था। इट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस। और यह दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है क्योंकि जिम ने लेटर के अंदर लिखा था कि वह क्रिसमस के दिन घर पर आएगा। सी हैड रीड दैट लेटर सेवरल टाइम्स एवरी डे टू फील दैट ही वॉज नियर हर। और वह हर रोज़ इस लेटर को पढ़ती थी कि और वह फील करती थी कि वह उसके पास है। नाउ दैट ही वॉज फाइनली देयर विद हर। और अब आखिर में उसकी तरफ से वह उसके पास था। सी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। और वह बहुत ज़्यादा खुश थी, इसीलिए उसको लगा कि यह तो उसके हस्बैंड आ गए, इसीलिए कहा गया कि यह बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। Do you think the title of this story is suitable for it? Can you think of any other title? क्या आपका मानना है कि यह टाइटल इस स्टोरी के लिए सुटेबल है? क्या आपकी नज़र में कोई और टाइटल हो सकता है? यस, हाँ, हमारा मानना यह है कि यह सुटेबल है। और द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज द थीम दैट प्रिवेल्स थ्रू आउट द स्टोरी। और जो
क्रिसमस की स्पिरिट है, आत्मा है, वह इस पूरे चैप्टर के अंदर घूम रही है। मतलब क्रिसमस के दिन वहाँ पर लोग कितने खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ बुराई को छोड़ के बड़े प्यार से रहते हैं। द मैसेज ऑफ क्रिसमस पीस एंड गुड विल टू ऑल इज ब्रोट आउट सो क्लियरली थ्रू द स्टोरी। और जो क्रिसमस का फेस्टिवल होता है उसके ऊपर लोग एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। It was on Christmas Day in the middle of raging war. The two warring made peace. और यह क्रिसमस का दिन ही था, लड़ाई के टाइम पर भी वे दोनों फौज एक दूसरे के साथ शांति बना रही थी। The moment of peace again. और दोबारा से शांति हो गई थी क्रिसमस के दिन। और नरेटर वेंट टू सी मैकफर्सन, और नरेटर भी उस दिन मैकफर्सन को देखने के लिए गया था। ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड टू हर, और वह उस प्रेजेंट को अपने उसकी पत्नी को मतलब उस लेडीज को लौटाने के लिए गया था। द लेटर वाज प्रीशियस टू हर, और वह लेटर उसके लिए काफ़ी कीमती था। बट इवन मोर प्रीशियस वाज हर डिल्यूजन दैट द नरेटर वाज हर हस्बैंड जिम। और उससे भी ज़्यादा प्रीशियस क्या था, उसका डिल्यूशन, उसका भ्रम, उस नरेटर को उसका हस्बैंड मानना। डिल्यूशन मीन्स भ्रम। हु सी बिलीव्ड हैड रिटर्न्ड एज प्रोमिस्ड ऑन क्रिसमस डे। और उसका मानना था कि वह मान रही थी कि जैसा उसने उस प्रॉमिस किया था लेटर में कि वह क्रिसमस के दिन आएगा, वही हुआ। दिस वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर, और वह उसके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होता है। सब टाइटल कुड बी ए, और एक और सब टाइटल हो सकता है, एक क्रिसमस विश कम्स ट्रू। एक क्रिसमस की इच्छा हमेशा विश की गई हमेशा ट्रू होती है। सम डे एट क्रिसमस, किसी दिन क्रिसमस के ऊपर। द क्रिसमस मैसेज, ये भी टाइटल्स आप इनमें डाल सकते हो। और कुछ फ्रेंड्स इसके अंदर एक्सरसाइज हैं जो कि वीडियो के अंदर हैं, बहुत इजी हैं, जिनका हमने सॉल्यूशंस भी निकाल रखा है। तो फ्रेंड्स आप इस एक्सरसाइज को खुद रीड करके इसको आंसर लिख के देखोगे और करने की कोशिश करनी है आपने, क्योंकि आप लेसन को पढ़ चुके हो और यह ग्रामर का पार्ट है, बहुत ही इजी है, जो कि हमने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कौन सी वीडियो होनी चाहिए, इसके ऊपर भी आप फीडबैक ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।